जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत इसका 67th चैप्टर देखने वाले हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़। इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, भले ही वो प्रीलिम्स हो, भले ही वो मेंस हो, भले ही वो इंटरव्यू हो। जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमें मीनिंग और टाइप्स समझना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन तैयार करते हैं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो काफ़ी न्यूज़ में है, इसलिए मेंस में आपको क्वेश्चन आ सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कुछ भी आपसे पूछा गया तो अगर आप डेफिनेशन से स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन तैयार करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ बेसिकली क्या है? तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है या फिर एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है लोगों का। जो लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, एक वॉलंटरी एसोसिएशन। अब ये जो ग्रुप होता है, इनकी सेम पॉलिटिकल व्यूज़ होते हैं। जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हम बोलते हैं, जो पॉलिटिकल व्यूज़ हम बोलते हैं, वो यहाँ पर सेम होते हैं। जब सेम है तभी तो साथ में है। अगर व्यू है कि हमें करप्शन हटाना है, सब पूरे जो एक एसोसिएशन है या फिर जो ग्रुप है, उनका सबका एक ही व्यू है कि हमें करप्शन हटाना है, तो वो एक साथ आ जाते हैं और वो एक पार्टी तैयार करते हैं। उनके सेम व्यूज़ होते हैं और वो क्या करते हैं, वो जो पॉलिटिकल पावर है वो गेन करने की कोशिश करते हैं। अब पॉलिटिकल पावर गेन करने की कोशिश क्यों करेंगे? अगर उन्हें करप्शन हटाना है तो बिना पावर में रह के वो करप्शन तो हटा सकते नहीं है, इसलिए अगर वो पावर में आते हैं तो वो करप्शन को हटा सकेंगे। अब ये पॉलिटिकल पावर किस तरीके से लेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के जरिए। हमारे संविधान में जो प्रथा दी हुई है कि आप किस तरीके से चुनकर आओगे और आप जो पॉलिटिकल पावर है वो एक्वायर करोगे, उस तरीके से यहाँ पर ये पॉलिटिकल पावर जो है एक्वायर करेंगे। जैसे राजा लोग करते थे कि मार देते थे जो पावर में उन्हें और फिर जो सत्ता है वो हड़प लेते थे, इस तरीके से नहीं होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स है उसके ज़रिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ये पॉलिटिकल पावर लेती है, और फिर जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसे प्रमोट करते हैं, उसे ये बढ़ाते हैं। तो ये हो गई हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की डेफिनेशन। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की डेफिनेशन क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज़ आर वॉलंटरी एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट हैविंग सेम पॉलिटिकल व्यूज़ and try to gain political power through constitutional means to promote national interest। तो इस तरीके से आपकी एक डेफिनेशन भी तैयार हो गई है और नोट्स मेकिंग के लिए आपका बहुत कॉम्प्रेस तरीके से हो गया है। एक मैंने सेपरेट वीडियो लिया है कि नोट मेकिंग कैसे करना चाहिए, उसमें मैंने आपको डिटेल में एग्जाम्पल थ्रू समझाया है कि नोट जो है वो किस तरीके से तैयार किए जाए, जिससे कि आपका एक पेज पर मैक्सिमम मैटर जो है वो आ जाए। तो उस तरीके से मैंने बताया है, तो आप वो वीडियो जो है वो देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में भी, और यहाँ पर भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा, तो ज़रूर देखिएगा। 4 टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें देखने को मिलती है। अभी 4 कौन से टाइप्स है? सबसे पहला तो आता है रिएक्शनरी पार्टीज़। अब रिएक्शनरी पार्टीज़ मतलब क्या होता है? ये जो ओल्ड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये हो गए रिएक्शनरी पार्टीज़। जो पुरानी प्रथा थी, जो पुराना ट्रेडिशन था, वही उन्हें रखना है, वही उन्हें पसंद आता है। जैसे यहाँ पर बाबूजी कह रहे हैं, और हमारी परंपरा तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो उस तरीके से ये जो हो गई, ये हो गई रिएक्शनरी पार्टीज़। मतलब ये सोशियो इकोनॉमिक जो पुराने हैं, सोशियो इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हम रिएक्शनरी पार्टीज़ कहते हैं। फिर बाद में दूसरे आते हैं कंजर्वेटिव पार्टीज़। अब कंजर्वेटिव मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो उनके पास है उसे कंजर्व करके रखना, उसे छोड़ना नहीं, या फिर कोई चेंज को बर्दाश्त नहीं करना, मतलब स्टेटस को मेंटेन करने वाले। जैसे अंबानी साहब बोल रहे हैं कि ये जो स्टेटस को है यही रहने दो, मैं यहाँ पर अमीर हूँ तो मुझे अमीर ही रहने दो। इस तरीके से यहाँ पर स्टेटस को मेंटेन करने वाले, उसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्व करके रखते हैं जो चीज़ें उनके पास है, वो कंजर्व करके रखना, वो कहीं देना नहीं या फिर कोई नई चीज़ आने देना नहीं, उसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव पार्टी। फिर आते हैं लिबरल पार्टीज़। अब लिबरल पार्टीज़ मतलब क्या होता है? ये लिबरल होते हैं। जैसे बोलते हैं ना हम कि जो यूपीएससी की चेकिंग हुई थी इस साल की, वो काफ़ी लिबरल हुई थी।
जो मेंस की चेकिंग हुई थी वो लिबरल हुई थी, इसलिए लोगों को ज़्यादा मार्क मिले। लिबरल मतलब क्या होता है, लूज़, मतलब यहाँ पर जो नए आइडियाज़ है वो अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। ये जो पार्टीज़ होती है ये रिफॉर्मिंग के लिए तैयार रहती है, नए रिफॉर्म जो होते हैं और नए चीज़ें यहाँ पर अडॉप्ट करना, जिससे कि अच्छी चीज़ें यहाँ पर हम ला सके, तो इसे हम कहते हैं लिबरल पार्टीज़। जैसे यहाँ पर नवाजुद्दीन बोल रहे हैं, पुराने जमाने में जो हाथ फैलाकर रोमांस किया जाता था अब वैसा नहीं होता है, अब यहाँ पर सिटी बजाकर बंदूक दिखाकर भी रोमांस हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं लिबरल पार्टीज़, मतलब रिफॉर्म करना, नई चीज़ें अडॉप्ट करना। और फिर लास्ट में आते हैं रेडिकल पार्टीज़। अब रेडिकल पार्टीज़ कौन से होते हैं, तो यहाँ पर स्टैब्लिश न्यू ऑर्डर बाय ओवरथ्रोइंग द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पर हमारा राज आता है कि जो इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी है, जो पावर में ऑलरेडी है, उन्हें ओवरथ्रो कर देना और न्यू ऑर्डर यहाँ पर स्टैब्लिश करना, इसे हम कहते हैं रेडिकल पार्टीज़। अब ये चारों पार्टीज़ जो है आपको एग्जाम्पल थ्रू समझ में आ गई होगी, अब ये आप कभी भूलोगे नहीं। चलते हैं हम आगे। अब यहाँ पर हमें वन रूलिंग पार्टी भी दिखाई देती है। वन रूलिंग पार्टी मतलब होता है किसी भी अपोजिशन को परमिट नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद टू पार्टी सिस्टम आती है, जहाँ पर दो मेजर पार्टीज़ होती है, दो बड़ी पार्टीज़ होती है, सिर्फ उन दोनों के बीच में ही जो बड़ी लड़ाई है वो दो पार्टीज़ के बीच में ही होती है। तो वन रूलिंग पार्टी जो है हमें चाइना में देखने को मिलती है, और अगर हम पुराने ज़माने में यूएसएसआर जब था, यूएसएसआर देखे तो वहाँ पर भी वन रूलिंग पार्टी थी। टू पार्टी सिस्टम हमें यूएसए में, ब्रिटेन में देखने को मिलती है। और फिर आती है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज़ होती है, बहुत सारी पार्टीज होती है, कोएलिशन की सरकार है वो फॉर्म होती है, तो उसे हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, जो हमें भारत में भी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर पार्टी सिस्टम किस तरीके से हमारे भारत में, वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब क्या है, जहाँ पर बहुत सारी पार्टीज हमें देखने को मिलती है, बहुत सारी पार्टीज़ है, और उसी के साथ जब बहुत सारी पार्टीज़ होती है तो वोट जो होते हैं वो भी बायफरकेट उसी तरीके से होते हैं। अब जब दो ही लोग हैं तो वोट जो है, वोट कम बायफरकेट होने वाले हैं, सिर्फ दो ही लोगों में जाने वाले हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं किसी एक के जीतने के। लेकिन जब यहाँ पर चार लोग आ गए हैं तो यहाँ पर वोट्स ज़्यादा बायफरकेट होने वाले हैं, चांसेस ये है कि किसी को भी जितना टारगेट है उससे ज़्यादा ना मिले। तो यहाँ पर जो कोएलिशन है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, तीन लोग मिलकर आ जाएंगे और हम यहाँ पर सरकार फॉर्म करते हैं। इस तरीके से हमें कोएलिशन की सरकार हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि हमें लेफ्ट पार्टीज देखने को मिलती है, सेंट्रिस्ट पार्टी देखने को मिलती है, राइट पार्टी देखने को मिलती है, कम्युनल पार्टीज, नॉन कम्युनल पार्टीज, और बहुत सारे पार्टीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जिससे कि एक हंग असेंबली जो है ये भी फॉर्म होती है। जैसे हंग असेंबली मतलब क्या है, किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली हो, फिर उसके बाद कोएलिशन की सरकार यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। फिर आता है वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम मतलब क्या है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जहां पर उसका दबदबा ज़्यादा हो। अब आज़ादी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम बहुत ज़्यादा चल गया था, उस वजह से काफ़ी सालों तक, हमारे आज़ादी मिलने के बाद भी काफ़ी सालों तक जो कांग्रेस पार्टी है उनका दबदबा बहुत ज़्यादा रहा था, उनका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा रहा था, इसलिए हम उसे कहते हैं वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। फिर उसके बाद लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी। अब आइडियोलॉजी जो है वो भी क्लियर नहीं है। देखिए, अगर कोई पार्टी को हम छोड़ देते हैं जो आइडियोलॉजी के बेस्ड पर ही बनी हुई है, कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो पार्टीज़ होती है जो आइडियोलॉजी के बेस्ड पर ही बनती है, ये पार्टीज़ अगर हम छोड़ दें तो बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जिनकी आइडियोलॉजी हमें सेम देखने को मिलती है। अब देखिए, जितनी भी पार्टीज़ होती है सभी को नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करना होता है। अब यहाँ पर ये भी पार्टी को नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करना है, ये भी पार्टी को नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करना है, लेकिन ये दोनों अलग अलग क्यों हो रही है, क्योंकि इन दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टी सोचती है कि इस आइडियोलॉजी की वजह से देश आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी क्या सोचेगी, नहीं, मेरी जो आइडियोलॉजी है उस वजह से देश आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, आइडियोलॉजी में आती है। लेकिन आज अगर हम देखें तो इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई है जहाँ पर बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जिनके जो आइडियोलॉजी है वो लगभग सेम है, लगभग सिमिलर है, इसलिए यहाँ पर क्लियर आइडियोलॉजी जो है हमें देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद आता है पर्सनैलिटी कल्ट। अब पर्सनैलिटी कल्ट मतलब क्या होता है, जो पार्टीज़ होती है वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती है कि एक उनका लीडर होता है, एक बहुत ज़्यादा फेमस उनका लीडर होता है, जिसके दम पर वो इलेक्शन जीत जाती है। जो मैनिफेस्टो होता है उसमें पूरा वही चलता है, एक जो उनका सदस्य होता है वही चलता है, और वही पूरे वोट जो है वो ग्राब्स कर लेता है। जैसे 2014 का जब इलेक्शन हुआ था उसमें हमने मोदी वेव ये देखी थी, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं पर्सनैलिटी कल्ट। एक पर्सनैलिटी होती है, वही पूरा इलेक्शन जो है वो ग्राब्स करके लेके जाती है। फिर आते हैं बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल फैक्टर्स। ट्रेडिशनल फैक्टर्स मतलब क्या होते हैं, जो
पहले के ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं। जैसे पहले के ट्रेडिशंस कौन से थे, तो रिलीजन था, कास्ट था, लैंग्वेज, कल्चर, रेस, ये सब थी पहले के हमारे ट्रेडिशंस जो पहले चलते थे। अब बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जो इन्हीं ट्रेडिशनल फैक्टर्स पर बेस्ड होती है, रिलीजन पर, कास्ट पर, लैंग्वेज पर, कल्चर पर, रेस पर। जैसे हम देख सकते हैं जो शिवसेना है वो लैंग्वेज पर बेस्ड है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो ट्रेडिशनल फैक्टर पर भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ बेस्ड होती है। फिर आता है इमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज़। अब रीजनल पार्टीज़ भी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इतनी ज़्यादा रीजनल पार्टीज़ है और वो रीजन में काफ़ी स्ट्रांग भी होती है, उस रीजन में उनका दबदबा होता है। तो ये हो गई रीजनल पार्टीज़। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि काफ़ी पार्टीज़ हमें देखने को मिलती है, काफ़ी तरह की पार्टीज़ हमें देखने को मिलती है। फिर आता है फैक्शंस एंड डिफेक्शंस। अब बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ होती है जो स्प्लिट हो जाती है और उसके बाद कोई मर्ज हो जाती है, कोई फ्रैगमेंट हो जाती है, कोई पोलराइज्ड हो जाती है। तो ये भी हमें यहाँ काफ़ी देखने को मिलता है। जैसे एनडीए है और यूपीए है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि मर्ज भी होते हैं और उसी के साथ साथ फ्रैगमेंट भी होते हैं, स्प्लिट भी होते हैं। तो ये सब कुछ भी हमें देखने को मिलता है। लैक ऑफ इफेक्टिव अपोजिशन। इफेक्टिव अपोजिशन जो है वो काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी जो है पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ पर इस तरीके से चलती है। तो इतनी सारी जो पार्टी सिस्टम है यहाँ पर हमने पूरी की पूरी डिटेल में देखी है, एग्जाम्पल थ्रू मैंने आपको समझाया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पार्टीज़ जो है उसे रिकॉग्नाइजेशन कैसे मिलता है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नेशनल एंड स्टेट पार्टीज़। अब यहाँ पर सबसे पहले नेशनल पार्टी जो है उन्हें रिकॉग्नाइजेशन किस तरीके से मिलता है ये हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 3 क्राइटेरियाज दिए हुए हैं नेशनल पार्टी को रिकॉग्नाइजेशन मिलने के। अब ये 3 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया भी अगर फुलफिल हो जाता है तो पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। पहली कंडीशन आती है कि इफ़ इट सिक्योर्स 6% ऑफ वैलिड वोट्स polled in any 4 or more states at the general election to the Lok Sabha or to the Legislative Assembly, and in addition it wins 4 seats in the Lok Sabha from any state or states। मतलब पहला क्या क्राइटेरिया आता है इसमें कि अगर उसे 6% ऑफ वैलिड वोट्स मिलते हैं किसी भी 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में जनरल इलेक्शन में, टू द लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये होती है पहली क्राइटेरिया। और दूसरा आता है इन एडिशन, इसी के साथ अगर 4 सीट लोकसभा में अगर वो पार्टी जीतती है किसी भी एनी स्टेट और स्टेट्स से तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। अब समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो हम एग्जाम्पल थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब एग्जाम्पल थ्रू समझने के लिए सबसे पहले तो हमें एक पार्टी खड़ी करनी पड़ेगी। तो हम पार्टी यहाँ पर खड़ी करते हैं संस्कारी आदमी पार्टी, मतलब साप। हमने संस्कारी आदमी पार्टी जो है खड़ी कर दी है। अब हमारे पास यहाँ पर 4 स्टेट है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर उसे 6% वोट मिलते हैं एनी 4 और मोर स्टेट, 4 या 4 स्टेट से ज़्यादा जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये पहली कंडीशन हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। अब साप यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है। हमारे पास 4 स्टेट्स है। अब पहले स्टेट में 600 वैलिड वोट्स टोटल पड़े हैं, उसमें से साप को 36 वोट्स मिले हैं। फिर दूसरा स्टेट आता है, उसमें टोटल 200 वैलिड वोट्स पड़े हैं, उसमें से साप को 12 वोट्स मिले हैं। और 400 वोट्स तीसरे स्टेट में पड़े हैं, उसमें से साप को 24 वोट्स मिले हैं। और लास्ट स्टेट में 100 वोट्स पड़े हैं, उसमें से साप को 6 वोट मिले हैं। मतलब यहाँ पर पहली जो कंडीशन थी कि इफ़ इट सिक्योर 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट्स, यहाँ पर हमने 4 स्टेट देखे, चारों स्टेट में 6 या 6% से ज़्यादा वोट जो है वो साप पार्टी को मिले हैं। तो यहाँ पर पहली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इन एडिशन इट विंस 4 सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। मतलब 4 सीटें जो है लोकसभा में किसी भी स्टेट में, या एक से ज़्यादा भी स्टेट्स हो सकते हैं, तो 4 सीट टोटल जीतनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो 2 सीट महाराष्ट्र से जीती है साप पार्टी ने और 2 सीट जो है वो राजस्थान से जीती है। मतलब यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं, टोटल यहाँ पर 4 हो रहे हैं। मतलब साप यहाँ पर दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करती है। पहली कंडीशन ये थी कि 4 स्टेट या उससे ज़्यादा में 6% से ज़्यादा वोट, वैलिड वोट जो है मिलने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये थी कि एक स्टेट या एक स्टेट से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन लोकसभा में 4 सीटें जीतकर आनी चाहिए। यहाँ पर 4 सीटें भी जीतकर आ गई है और 4 स्टेट में 6% वोट भी साप को मिले हैं। इसलिए अब साप जो है उसे नेशनल पार्टी जो है वो घोषित कर दी जाएगी।
ये हो गई पहली कंडीशन। चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। दूसरी कंडीशन ये आती है कि इफ़ इट विंस 2% ऑफ सीट इन द लोकसभा एट द जनरल इलेक्शन। अब यहाँ पर जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं। जनरल इलेक्शन में 2% ऑफ सीट अगर लोकसभा को मिलती है और ये जो कैंडिडेट्स है ये 3 स्टेट में से चुनकर आने चाहिए, तब इसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। अब देखते हैं साप पार्टी दूसरी जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करती है या नहीं। अब देखिए टोटल अगर हम लोकसभा देखते हैं तो टोटल 550 सीटें हैं। उसमें से अगर 2% हम लेते हैं तो आते हैं 11 सीट। मतलब क्या है कि यहाँ पर 2% सीटें सांप को मिलनी चाहिए। मतलब यहाँ पर 11 सीट जो है सांप को मिलनी चाहिए, सांप की तरफ आनी चाहिए। और ये जो 11 सीटें हैं ये 3 स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 स्टेट ईस्ट स्टेट से आई है और 4 सीटें ईस्ट स्टेट से आई है और 2 सीटें जो है वो ईस्ट स्टेट से आई है। मतलब 3 स्टेट अगर हम देखते हैं उसमें से हमें टोटल 11 सीट जो है लोकसभा में सांप पार्टी की देखने को मिलती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जी हाँ, संस्कारी आदमी पार्टी मतलब सांप पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी कहलाएगी। ये हो गई दूसरी कंडीशन। अब चलते हैं तीसरी कंडीशन पर। इफ़ इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट। अगर 4 स्टेट में ये स्टेट पार्टी अगर घोषित कर दी जाती है तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। मतलब सांप पार्टी अगर इस स्टेट में भी स्टेट पार्टी है, 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 ये तो टंग ट्विस्टर हो गया। इस स्टेट में भी स्टेट पार्टी है, स्टेट में भी स्टेट पार्टी है, तो ये नेशनल पार्टी जो है वो कहलाएगी। अब स्टेट पार्टी की कंडीशंस क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर सांप पार्टी को स्टेट पार्टी कहलाना है तो इसमें भी कुछ कंडीशंस दी हुई है। इसमें पहली कंडीशन आती है कि इफ़ इट सिक्योर्स 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट एट द जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पर 6% वोट चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसके चाहिए? तो स्टेट पार्टी कहलाना है। तो स्टेट पार्टी अगर कहलाना है तो ऑब्वियस है कि स्टेट असेंबली में जो वोट्स आने वाले हैं, जो वैलिड वोट्स पड़ने वाले हैं, उसके 6% यहाँ पर सिक्योर करना चाहिए सांप पार्टी ने। और इन एडिशन इट विंस 2 सीट्स इन दी असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न। यहाँ पर 2 सीटें इसने जीतकर आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। टोटल 1200 वोट्स अगर महाराष्ट्र स्टेट असेंबली में पड़ते हैं, 1200 वैलिड वोट्स, उसमें से 72 वोट्स अगर सांप को मिलते हैं, मतलब 6% की जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल करता है। इन एडिशन इसके एडिशन में 2 सीटें भी अगर सांप पार्टी जीतती है असेंबली के इलेक्शन में तो सांप पार्टी जो है वो स्टेट पार्टी कहलाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ। If it secures 6% of the valid votes polled in the state at general election to Lok Sabha from the state concerned, and in addition, it wins 1 seat in the Lok Sabha from the state concerned. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 6% जो है वैलिड वोट्स जितने भी पोल्ड हो रहे हैं जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा। अब यहाँ पर देखिए लोकसभा का हो रहा है। जो हमने पिछला क्राइटेरिया देखा था वो इलेक्शन ऑफ असेंबली के देखे थे। इलेक्शन ऑफ असेंबली जो है उसमें 6% आने चाहिए और 2 सीटें आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब लोकसभा का अगर इलेक्शन है, लोकसभा के 6% अगर वैलिड वोट्स सांप पार्टी को मिलते हैं लोकसभा के जनरल इलेक्शन में और 1 सीट अगर सांप पार्टी की आती है उस स्टेट से तो उसे स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। महाराष्ट्र स्टेट हम ले रहे हैं और वहाँ पर लोकसभा के जनरल इलेक्शन हो रहे हैं। उस जनरल इलेक्शन में टोटल 2000 वोट्स अगर महाराष्ट्र में टोटल वैलिड वोट्स आए हैं, उसमें से अगर सांप पार्टी को 120 वोट्स मिलते हैं, मतलब 6% का जो क्राइटेरिया है वो सांप पार्टी फुलफिल करती है। और इन एडिशन टू दैट, अब यहाँ पर देखिए ये तो बहुत फेमस होंगे क्योंकि लीडर है तो बहुत फेमस होंगे। ये भी इलेक्शन के लिए खड़े थे लोकसभा के इलेक्शन के लिए और लोकसभा का इलेक्शन जो है ये चुनकर आ जाते हैं। मतलब 1 सीट जो है सांप पार्टी की वो लोकसभा में चली जाती है। तो इससे दोनों जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए सांप पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ। नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि इफ़ इट सिक्योर्स 8% ऑफ द वैलिड votes polled in the state at general election to the Lok Sabha from the state or legislative assembly of the state। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर इन एडिशन वगैरह कुछ बोला हुआ नहीं है कि इतनी सीटें तुमको आनी चाहिए, इतना कुछ होना चाहिए, नहीं। सिर्फ अगर परसेंटेज की बात कर रहे हो कि इतने % वैलिड वोट्स अगर तुमको पड़ रहे हैं तो उसका भी एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर 8% तुमको वैलिड वोट्स पड़ रहे हैं लोकसभा के इलेक्शन में या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में तो भी तुम स्टेट पार्टी जो है वो कहलाओगे।
एग्जाम्पल देखते हैं, लोकसभा के इलेक्शन है, महाराष्ट्र स्टेट है, टोटल 2000 वोट्स यहाँ पर पड़े हैं। अब उसमें से जो साप पार्टी है उसे अगर 160 वोट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 8% वैलिड वोट जो है वो साप पार्टी को मिल रहे हैं। अब 8% वोट मिल गए, यहाँ पर फिर कोई सीटें वीटें जीतने की ज़रूरत नहीं है। अगर 6% जो हमने पिछला देखा था उसमें क्या था कि अगर 6% वैलिड वोट्स मिलते हैं तो तुमको 2 सीटें जो है वो असेंबली से जीतने की ज़रूरत है। या फिर अगर लोकसभा है, लोकसभा में 6% मिल रहे हैं तो 1 सीट तुमको लोकसभा में जीतने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर अगर तुम्हें 8% वैलिड वोट्स मिल रहे हैं तो कोई सीटें जीतने की ज़रूरत नहीं है, सीधा तुम स्टेट पार्टी जो है वो कहलाओगे। ये जो चीज़ है 2011 में ऐड की गई थी, ये जो क्राइटेरिया है ये 2011 में ऐड किया गया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ। इफ़ इट विन्स 3% ऑफ द सीट, 3% अगर सीट जीतते हैं इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एट द जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न, 3 सीट्स इन द असेंबली विच एवर इज मोर। यहाँ असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं, असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं और टोटल 300 सीट्स है महाराष्ट्र में, 300 सीट्स है, तो उसमें से अगर 9 सीट जो है वो साप पार्टी को मिलती है, 3% सीट्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैलिड वोट्स की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर सीट्स की बात हो रही है। जितनी टोटल सीट्स है उसके 3% की बात हो रही है। मतलब यहाँ पर 300 सीट्स है टोटल महाराष्ट्र असेंबली में, इमेजिन कर रहे हैं हम, सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं। 300 सीट्स है महाराष्ट्र असेंबली में, उसमें से 9 सीट जो है वो संस्कारी आम आदमी पार्टी को मिल गई है। मतलब 9 सीटों पर साप के जो लोग हैं वो बैठने वाले हैं। जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, इसलिए यहाँ पर स्टेट पार्टी जो है वो साप पार्टी कहलाएगी। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन देखिए, और यहाँ पर और आ रहा है, एंड नहीं लिख कर आ रहा है, और आ रहा है 3 सीट्स इन दी असेंबली, 3 सीटें असेंबली में, विच एवर इज मोर। अभी दूसरी कंडीशन डालने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि पहली कंडीशन में तो यहाँ पर हो रहा है ना कि 3% जो सीट्स है वो अगर मिलती है तो वो स्टेट पार्टी कहलाएगी। अब यहाँ पर 3 सीटों की क्या ज़रूरत है, और उसमें भी और लिखा हुआ है, और 3 सीट्स इन दी असेंबली, क्योंकि ऐसा होता है कि महाराष्ट्र जो है वो बड़ा स्टेट है, इसलिए वहाँ पर जो सीटें हैं वो ज़्यादा है, 300 सीटें हैं। उसका अगर हम 3% भी लेते हैं तो 9 सीट यहाँ पर आती है। अब 9 सीट आ रही है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 9% की। लेकिन अगर कोई छोटा स्टेट है, जैसे गोवा है, गोवा में अगर टोटल सीट ही हम अगर लें तो 40 है, अगर ये भी हम एग्जांपल ले रहे हैं तो 40 है अगर टोटल सीट, क्योंकि बहुत छोटा सा स्टेट है। अब उसका अगर हम 3% देखते हैं तो लगभग 1 सीट के आसपास आएगा। तो 1 सीट आ रही है यहाँ पर, मतलब सांप का अगर कोई खड़ा है और वो एक भी सीट गोवा से जीत लेता है तो उसे गोवा की स्टेट पार्टी कहलाएंगे क्या? तो नहीं कहलाएंगे। इस कंडीशन में नहीं कहलाएंगी ये स्टेट पार्टी। भले ही उसे 3% जो सीट है वो मिल रही है, लेकिन फिर भी स्टेट पार्टी नहीं कहलाएगी, क्योंकि 3 सीट तो मिनिमम चाहिए ही। अब यहाँ पर अगर गोवा में वो 3 सीट जीत लेती है सांप, तो फिर हाँ ये स्टेट पार्टी कहलाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें देखना, छोटी छोटी माइन्यूट सी चीज़ें हैं, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। अब लास्ट कंडीशन यहाँ पर आती है कि इफ़ इट विन्स 1 सीट इन लोकसभा फॉर एवरी 25 सीट्स और फ्रैक्शन देयर ऑफ अलॉटेड टू द स्टेट एट द जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा। अब देखिए यहाँ पर 1 सीट हर 25 सीटों में जीतनी चाहिए। अब यहाँ पर हम एक स्टेट लेते हैं, उस स्टेट में अगर 50 सीट्स है, 50 सीट्स है, अब कितनी जीतनी है सांप पार्टी को? 1 सीट जीतनी है हर 25 सीटों में। यहाँ पर 50 सीट्स है, मतलब यहाँ पर 25 ऐसे हम बायफर्केट कर सकते हैं। 25 में कितनी सीट जीतनी है? 1 सीट जीतनी है। 25 में 1 सीट जीतनी है। टोटल यहाँ पर हो रहे हैं 50। यहाँ पर कितने हो जाएंगे अगर हम एडिशन करते हैं तो 2। मतलब यहाँ पर सांप जो है उसे 2 सीट जीतना पड़ेगा, और अगर सांप 2 सीट जीत जाता है तो फिर वो स्टेट पार्टी जो है वो कहलाएगी। इस तरीके से जो बाबूजी है वो भी बोलेंगे कि मैं जीत गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो स्टेट पार्टी है उसे अगर रिकॉग्नाइजेशन मिलना है तो कौन से क्राइटेरियाज़ है, नेशनल पार्टी को अगर रिकॉग्नाइजेशन चाहिए है तो कौन से क्राइटेरियाज़ है। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, कॉम्प्रिहेंसिवली आपको समझाने की कोशिश की है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपका जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो चैप्टर है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने के लिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।